अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 25 होगा जी। हम चैप्टर 6 की आज प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 6 के अंदर बेसिकली हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है, कुछ हाफ हिस्सा हमने अभी पढ़ा है। अभी चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाएगा कल से इंशाल्लाह, उसमें बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हमने देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या जिसको टेंडर भी कहते हैं, जिसको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं, वो भी हमने देखा है कि जहाँ पर प्रोमिसर अपनी ट्राई करता है, एक वैलिड ऑफर करता है परफॉर्मेंस की, लेकिन प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर क्या होगा, उसकी दो सूरत हाल हैं। अगर तो डिलीवरी ऑफ गुड्स थी, उसका प्रॉमिस था और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं की, एक वैलिड ऑफर वैलिड होनी चाहिए, उसके अंदर वो तमाम के तमाम एसेंशियल्स मौजूद होने चाहिए, मतलब कि अनकंडीशनल होनी चाहिए ऑफर। जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर जिसको बोला जाता है, अटेम्प्ट जिसको कहा जा सकता है, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगले बंदे को पूरा अपने टाइम देना है कि वो चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सके, देख सके, असर्टन कर सके इनकी क्वांटिटी क्या है और क्या ये उसी स्पेसिफिकेशंस की है जो मैंने मंगवाई थी, जिस बंदे से मंगवाई थी क्या उसी बंदे ने भेजी है, ये वो पूरा असर्टन कर सके। प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस के ऊपर चीज़ प्रोवाइड की गई है, तो ये वैलिड टेंडर कहलाएगा, जिसको एक्सेप्ट करना जिम्मेदारी है प्रोमिसी की। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स है और वो प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो कानून ये कहता है कि जी भाई दोबारा से प्रोमिसर को उसी काम को करने की नीड नहीं है, उसकी तरफ से हो चुका हुआ है काम। लेकिन अगर यही पेमेंट हो पैसों की, तो फिर उस सूरत में कानून ये कहता है कि नहीं भाई आपने दोबारा पैसे उनको देने हैं। लेकिन हाँ, ये जो डिले आ गया है उसमें क्योंकि आपकी गलती नहीं है, तो उस टाइम के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आपने पे नहीं करना भाई, वो जो प्रोमिसी की गलती की वजह से, इसलिए वो आपको इंटरेस्ट जो की अमाउंट अगर कोई है इफ़ एनी, तो दैट विल बी वेव्ड ऑफ। ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसमें देखा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म करने की नीड नहीं है। तो भाई नोवेशन जिसमें आ रहे, जो सब्सिट्यूट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की नीड नहीं है। जो रिसीजन हो जाए, एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए किसी भी वजह से, उनको परफॉर्म करने की नीड नहीं है। ऑल्टर्ड हो जाए जो जी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब कि ओरिजिनल जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो परफॉर्म करने की नीड नहीं है। ऑल्टर्ड वन जो न्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने परफॉर्म करना है। ठीक है जी। देन फिर हमने कुछ चीज़ें देखी कि जी अगर प्रोमिसी आपको फैसिलिटेट नहीं करता, अगर कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड थी प्रोमिसी की तरफ से, अगर वो फैसिलिटेट करेगा, वो कोई ना कोई आगे से उसने भी कोई एक्शन करना था, तभी आप परफॉर्म कर सकते थे, और वो प्रोमिसी साहब वो नहीं करते, तो फिर भाई प्रोमिसर की जिम्मेदारी अब ख़त्म हो चुकी है। वो परफॉर्म कैसे करे, वो नहीं करेगा। और इसी तरह हमने देखा देखो, इम्पॉसिबल काम अगर हो गया है, अब सब्सिक्वेंटली वो चीज़ इलीगल हो गई है, या वो सब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, या इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, अगर तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही इम्पॉसिबिलिटी थी, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना बना, तो वो तो वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि पहले प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में जाके चीज़ इलीगल हो गई है, चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है, चीज़ इम्पॉसिबल हो गई है, जिसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहा जाता है। और उसकी उसने सिचुएशंस भी बताई हुई है कि भाई ये 4 सिचुएशन है जिसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी, और बाकी उसने 5 बता दी है कि इनको मैं नहीं समझूंगा, इसके अलावा भी हो सकती हैं, और भी कहानियां आप डाल सकते हैं, लेकिन उसने 5 स्पेसिफिकली कह दी है कि इनको तो स्पेसिफिकली मैं नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो बड़ी करीब करीब है ना। जैसे काम का मुश्किल हो जाना, तो कोई बंदा कह सकता है जी मुश्किल इतना हो गया मैं नहीं कर सकता। काम का अनवाइबल हो जाना, लेस बेनिफिशियल हो जाना, लॉकआउट्स हो जाने, स्ट्राइक्स हो जानी, इस तरह की चीज़ें, वो कहते हैं नहीं भाई मैं इसको नहीं समझता कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। प्रोमिसर कह रहा है कि जी मैंने जिस बंदे से काम करवाना था वही डिफॉल्ट कर गया, मैं आपका काम कैसे करूं? तो कानून कहेगा भाई ये आपका उसका मामला था, इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने ही परफॉर्म करवाना, तो जिस तरह मर्जी करवाएं। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी। फिर इसमें बड़ी मेन चीज़ हमने कल जो पढ़ी थी वो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स थी। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या थी? इससे मुराद ये है कि अगर किसी डेटर ने क्रेडिटर को डिफरेंट पैसे देने हैं, डिफरेंट कर्जे देने हैं, अगर एक ही कर्जा देना है फिर तो मसला नहीं है, अगर डिफरेंट कर्जे देने हैं और वो कोई एक अमाउंट भेजता है, ठीक है, जो कि पूरे सारे के सारे कर्जों पे अप्लाई नहीं हो सकती, सारे के सारे कर्जों को डिस्चार्ज नहीं कर सकती, कम अमाउंट है। फॉर एग्जांपल 3 कर्जे हैं, लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ये टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? 4.5 लाख रुपए जो लेनी है। भेजा उस बंदे ने 70,000 रुपये। अब ये 70,000 रुपये को 1.5 लाख वाले में से काटें, लाख वाले में से काटें, 2 लाख वाले में से काटें, क्या करें? यहाँ पर फिर कानून आपके रहनुमाई के लिए आ गया। कानून ने भाई कहा कि
तीन सिनेरियोज आपने देखने। सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि अगर तो डेटर इंडिकेट कर दे, अगर तो डेटर खुद बता दे यार ये वो 2 लाख रुपए वाले में से काट लो, फिर तो भाई इंतहाई सिंपल है, आपको उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई डेटर आपको बताता नहीं है, इम्प्लाइडली भी नहीं बताता, किसी भी तरीके से नहीं पता लगता, ऑरली नहीं बताता, रिटन फॉर्म में नहीं बताता, कुछ आपको पता नहीं लग रहा, तो फिर आपकी भाई अपनी क्राइटर की डिस्क्रिप्शन है। क्राइटर जैसे भी चाहे कर सकता है, क्राइटर चाहे वो 2 लाख वाले में से काट दे, 1.5 लाख में से, उसको कोई टाइम सीक्वेंस फॉलो करने की नीड नहीं है, जो चाहता है कर सकता है, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड डेट। हो सकता है कि कोई ऐसा डेट भी मौजूद हो उसमें जो टाइम बार हो चुका है, जो कानूनी तौर पे नहीं लिया जा सकता डेटर से। कानूनी तौर पे सिर्फ एक तरीका था डेटर से वो मिल सकता था। क्या तरीका था? अगर डेटर साहब खुद आके रिटर्न प्रॉमिस आपको कर देते कि भाईजान ये मैं पैसे दूंगा, मुझे अल्लाह का खौफ आ गया है तो मैं अब आपको पैसे देना चाह रहा हूँ, सिर्फ वो एक था जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, कि अब इस बंदे की तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ वो डेटर की तरफ से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि टाइम बाद डेट से मुराद गया कि ड्यू डेट से 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक आपने ना उस पर केस किया है ना उसने आपको पैसे दिए हैं, तो कानून में आप जाके उस पर केस भी नहीं कर सकते, दुनियावी तौर पर ख़त्म हो चुका है वो वाला डेट, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर सिर्फ एक तरीका बच गया कि भाई क्राइटर साहब भी निकलवा सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? अगर डिफरेंट पैसे देने थे डेटर ने, वो एक अमाउंट भेजता है और वो बताता नहीं है या इम्प्लाइडली भी नहीं पता लगता कि कौन सी वाली अमाउंट डिस्चार्ज करवाना चाह रहा है, क्राइटर के भाई अब वो गोडे के नीचे आ गया, तो क्राइटर साहब वहाँ पर उसको रगड़ सकते हैं, वो उसका टाइम बार्ड डेट भी उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्यूटेड डेट नहीं करना। डिस्प्यूटेड डेट असल में डेट है ही नहीं। डिस्प्यूटेड से मुराद गया कि दोनों पार्टीज एग्री ही नहीं है चीज़ के ऊपर, तो वो कैसे डेट हो सकता है, ठीक है। तो उसको नहीं करना, टाइम बार डेट को आप कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी सिचुएशन थी कि भाई डेटर ने भी नहीं इंडिकेट किया, क्राइटर को भी नहीं समझ आ रही किस तरह से करना है, उसको भी नहीं पता कि किस तरह अप्लाई करना है। देन कानून ये कहता है कि भाई फिर आपने सीक्वेंस ऑफ टाइम, फाइफो मेथड बेसिकली, लेकिन बुक आपने पेपर में फाइफो नहीं लिखना क्योंकि अकाउंटिंग की टर्म है, ये पढ़ाने के लिए कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहला कर्जा था उसको आपने पहले निकाल देना, उसको पहले आपने डिस्चार्ज कर देना है, तरतीब में चलना है आपने। अब उस तरतीब में सब अगर टाइम बार डेट हुआ तो लॉजिकली वही सबसे पहले आएगा ना, क्योंकि टाइम बार से मुराद के 3 साल गुजर चुके हैं, तो भाई सबसे पुराने कर्जे तो टाइम बार ही होंगे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी हो, पेपर में ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आपने बस तरतीब के हिसाब से चलना है, ठीक है। आपने डेट वाइज चलते रहना, उनको डिस्चार्ज करते रहना है उन कर्ज़ों को। अब उसमें टाइम बार्ड आ जाए, दूसरे आ जाए, इवन कोई ऐसे कर्जे अगर इनकी गारंटी दी हुई है किसी बंदे ने, कोई मसला नहीं, उसको भी वो भी तरतीब में ही आएगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई अगर कोई ऐसा कर्जा है जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है, प्रिंसिपल तो आमतौर पे एक्चुअल अमाउंट में वो तो होती है, अगर उसमें इंटरेस्ट भी लगता है, क्योंकि हर कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट लगना लाजमी नहीं है, क्राइटर्स हैं, ठीक है, आपने किसी के पैसे देने हैं, गुड सर्विसेज वगैरह लिए, उसमें तो आम तौर पे तो इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ तो लाजमी तौर पे आम तौर पे इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो खैर अगर तो इंटरेस्ट है तो कानून कहता है कि भाई पहले इंटरेस्ट की अमाउंट को आपने डिस्चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट अगर अक्रू होता गया, बढ़ता गया, तो वो बिला वजह के पैसे पड़ते जाते हैं, वो लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई पहले इंटरेस्ट की अमाउंट को फारिग करो, उसके बाद जाके प्रिंसिपल की अमाउंट को आपने एडजस्ट करना है। और इसमें एक बड़ी अहम बात जो हमने कल देखी भी कि अगर इक्वल स्टैंडिंग का डेट हो, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं इक्वल स्टैंडिंग वाला मसला सिर्फ तीसरी सिचुएशन में आ रहा है, जहाँ पे ना डेटर बता रहा है ना ही क्राइटर को पता लग रहा है किस तरह करना है, फिर वो तरतीब के हिसाब से करता है। इक्वल स्टैंडिंग क्या थी कि भाई अगर सेम डेट के 2-3 डेट्स आ गए हैं सेम डेट के, और पैसे जो बच गए हैं पीछे एडजस्ट होने वाले, वो उन एक इक्वल स्टैंडिंग के टोटल डेट से कम है। मिसाल तौर पे 3 डेट्स बची है, 50,000 का, 20,000 का, एक 70,000 रुपये का, लेट से ये एक ही डेट के हैं तीनों। अब तरतीब में भाई तीनों को किसको लिया जाए? अब आपने इतना नहीं सोचना कि जो 12 बजे आया था उसे पहले कर लें, जो बाद में 1:30 बजे आया उसे बाद में करें, इस तरह नहीं करना। सिंपल है, एक डेट पे है तो उनकी एक वैल्यू है, सेम वैल्यू है तीनों की, ठीक है, सीक्वेंस बिल्कुल उनका एक ही है। अच्छा, अब तीनों को किस तरह किया जाए? फॉर एग्जाम्पल 50,000, 20,000, 30,000, लेट से 1 लाख रुपया बनता है। अब जो पैसे बच गए एडजस्ट होने वाले वो फॉर एग्जाम्पल है 20,000 रुपया। भैया आपने सिंपल प्रोपोर्शन करना, आपने कहा 50,000 है, 30,000 है, 20,000 है, ठीक है। तो भाई टोटल आपको कितना 100K था, एडजस्ट करने वाला कितना है? लेट से 20K। अब भाई इसको एडजस्ट किस तरह किया जाए? तो आप कहेंगे जी 50 डिवाइड बाय
100 टोटल पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 20k, ये हो गया 30k डिवाइडेड बाय 100, इसकी प्रोपोर्शन निकल आई, मल्टीप्लाई बाय 20k, 20k डिवाइडेड बाय 100, ये ठीक है। तो जो कुछ ना कुछ अमाउंट्स बन जाएगी जो कि टोटल करके 20k ही 20,000 ही बन रही होंगी, ठीक है जी। तो इक्वल स्टैंडिंग वाले डेट को आपने इस तरह से करना है। ये हमने क्विकली रिवाइज कर लिया जी अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली था हमारा चैप्टर 6। अभी आ जाए प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह इसकी, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, प्लीज़ वो आप लोगों ने साथ साथ अपने क्वेश्चंस क्लियर कर लेने हैं, वरना सिलेबस फिर बढ़ता जाता है। सिलेबस बढ़ता गया जून जून दवा की शेयर है ना। एमसीक्यूज पे आ जाए भाई, चलें। पहला एमसीक्यू, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी परफॉर्म्ड व्हेन, कब कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया? व्हेन वन पार्टी फुलफिल्स हिज प्रॉमिस, नो, बोथ प्रोमिसेस परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। जाहिर है मैंने ये आपको पहले ही बात बताई थी, बारे में हमने पढ़ भी ली थी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब है कि मैंने भी परफॉर्म करना है। जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो आप प्रोमिसी हैं, जब आपकी बारी परफॉर्म करने की तो आप प्रोमिसर हैं, मैं प्रोमिसी हूँ। ऐसे है ना, दोनों तरफ से प्रोमिसेस तो होंगे बंदे, और दोनों बंदे प्रोमिसी भी होंगे। बहुत कम केसेस हैं जिसमें वन वे चल रहा होता है, जैसे एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, उसमें एक बंदा परफॉर्म कर रहा होता, अगला बंदा उस टाइम पे कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। तो भाई बोथ प्रोमिसेस ठीक है। लॉ डिस्पेंस विद परफॉर्मेंस, नहीं। वन ऑफ द प्रोमिसर मेक्स अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, नहीं। तो भाई कब समझा जाएगा? अगर दोनों बंदे ही अपने अपने परफॉर्म करेंगे, जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा तभी परफॉर्म होगा ना। अगर आपने कहना होगा कि परफॉर्मेंस कब समझी जाएगी कि परफॉर्म होगी एक बंदे की, तो फिर तो जब उसने वैलिड अटैम्प्ट कर ली है, अगले ने उसको एक्सेप्ट किया है नहीं किया, उसकी परफॉर्म होगी। लेकिन अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए कब हुआ है, तो भाई फिर दोनों का होना जरूरी है। दूसरा, वैलिड टेंडर रिक्वायर्स, वैलिड टेंडर भाई अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम प्लेस पे होना चाहिए, होल क्वांटिटी ऑब्लिगेशन का होना चाहिए, पूरी की पूरी आपने चीज़ें देनी है, आधी दूरी चीज़ें नहीं देनी, वो अगला एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, ठीक है। आपने पूरी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, फिर वैलिड समझा जाएगा। तो भाई सारी चीज़ें ये ऑल ऑफ द अबव हो गया, ओके। 3 पे आ रहे हैं, मिस्टर ए एग्रीज टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ टी टू मिस्टर बी एट 1000 पर बैग ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ओके। मिस्टर बी वॉज टू पे सब्सिक्वेंटली आफ्टर द सप्लाई ऑफ टी, उसने बाद में पे करना, मतलब पहले उसने डिलीवर करनी थी टी मिस्टर ए ने, उसके बाद जाके मिस्टर बी ने पैसे देने थे, ओके। ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए सप्लाइज टी एंड मिस्टर बी मेक्स पेमेंट, दोनों ने भाई अपना अपना काम कर दिया। बट इफ ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए टेक्स द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी ऑफ टी टू मिस्टर बीज वेयर हाउस एंड मिस्टर बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, स्टेट द लीगल पोजीशन। हाँ, अब वो कहते हैं दूसरी सूरत हाल आप ये देखेंगे, अगर वो चीज़ें लेकर गया है उसके वेयर हाउस पे और अगले बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा लीगल पोजीशन, तो देखते हैं। फर्स्ट केस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, फर्स्ट केस मतलब है जो पहले पढ़ा था हमने, नहीं अटेम्प्टेड तो नहीं था भाई, दोनों ने अपना अपना काम किया, पूरा हो गया, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो पहले जो अटेम्प्टेड लिखा वो तो फारिग हो गया ना मेरे ख्याल में, फिर वॉइडेबल भी फारिग हो गया। ये जो थर्ड है इधर हम आ गए, सही है, क्योंकि इसमें एक्चुअल लिखा हुआ, फर्स्ट वाला एक्चुअल केस है ना। अच्छा, फर्स्ट केस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इजी, ठीक है, एज इजी एज, सही है। पेमेंट रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर मस्ट बी अप्रोप्रिएटेड फॉर डिस्चार्जिंग डेट, हाँ भाई किस डेट को डिस्चार्ज करना है? विच हैज़ बिन बोरोड एट लास्ट, नहीं ये तो फारिग है, ये तो तीनों सिचुएशन में नहीं ना आता ये वाला केस, लास्ट वाला तो हमने पढ़ा ही कोई नहीं। पहला क्या था कि अगर डेटर ने बता दिया तो उसको करना है, दूसरा क्या है कि अगर डेटर ने नहीं बताया तो भाई क्रेडिटर की मर्जी है, तीसरा क्या था अगर दोनों को समझ नहीं आ रही तो भाई फिर क्या है, आपने जो सबसे फर्स्ट था उसको पहले एडजस्ट करना है, ठीक है। लास्ट वाला तो पढ़ा ही कोई। अच्छा, दूसरा गया अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डेटर, बिल्कुल बिल्कुल। इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, नहीं लॉजिकल कोई नहीं पढ़ा हुआ हमने टाइम सीक्वेंस बस पढ़ा है। विच हैज़ बिन बोरोड एट फर्स्ट, डी भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि बीच में उसने डाल दिया कि दी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डेटर, तो भाई अगर इंस्ट्रक्शन डेटर ने कर दी हैं तो फिर वो बाकी तमाम जो कंडीशंस हैं, दूसरी तीसरी जो सिनेरियोज बनते हैं कि क्रेडिटर अपनी मर्जी से करेगा या टाइम सीक्वेंस से करेगा, वो सब कुछ खत्म हो गया ना। जब डेटर साहब ने बता दिया तो फिर आपकी मजबूरी है डेटर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ओके। 5, मिस्टर एक्स प्रोमिसेस टू सेल
स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर लकड़ी को कहते हैं, टू मिस्टर वाई एज पर द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स विल कट एंड कोड द टिम्बर, वो उसको ज़रा सही करेगा, वेयर अपॉन मिस्टर वाई विल टेक इट अवे एंड पे फॉर इट। ओके जी, मिस्टर एक्स साहब ने मिस्टर वाई को टिम्बर प्रोवाइड करना है, मिस्टर एक्स लकड़ी काटेगा, उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके देगा और मिस्टर वाई साहब उसको लेकर चले जाएंगे। ठीक है, मिस्टर एक्स कोड्स ओनली अ पार्ट ऑफ टिम्बर एंड निगलेक्ट्स द टू कोड द रेस्ट। भाई वो कुछ पार्ट को सही कर देता है, कुछ पार्ट को थोड़ा सा उतराश तराश कर देता है, बाकी की नहीं करता। तो भाई हमने क्या पढ़ा था, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर वाई वांट्स टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, वो लीगल प्रोसीडिंग करना चाह रहा है क्योंकि अब मिस्टर वाई की बारी है ना परफॉर्म करने की, वो प्रोमिजर है। तो हमने क्या पढ़ा था, वेयर प्रोमिजी निगलेक्ट्स टू परफॉर्म, ऐसे ही था। अब देखो वाई ने परफॉर्म करना था, अब कि भाई उठा के चीज़ें लेकर जानी थी, वो उठाने लगा, उसने देखा यार ये तो वैसी की वैसी लकड़ी है, थोड़ा बहुत इसने काम कर दिया, बाकी किया ही नहीं है। तो हम कहेंगे भाईजान क्योंकि प्रोमिजी ने अपना हिस्सा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, उसकी जो जिम्मेदारी थी उसने वो नहीं की, तो कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म कर सकता है। अभी देख लेते हैं, मिस्टर वाई मेक अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल कर सकता है। मेक क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम, ये भी कर सकता है। वाई डज नॉट हैव लीगल, ये तो गलत है। तो लास्ट वाला भाई लग रहा है इधर कि अवॉइड भी कर सकता है उसको कॉन्ट्रैक्ट को, और कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, भाई मेरा नुकसान हुआ है, मैंने आगे कहीं बेचनी थी चीज़ें, तुमने ये क्या किया हुआ है। ये हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर 9 में, कंपनसेशन या डैमेजेस, फाइन्स, पेनल्टीज क्या होती हैं और किस तरह से आप निकलवा सकते हैं। 6 पे आ रहे हैं, मिस्टर अकरम ओ सेवरल डेट्स टू मिस्टर करीम, ओके, विच आर ऑफ डिस्टिंक्ट अमाउंट, अलग अलग अमाउंट्स के हैं, एंड पेएबल ऑन डिफरेंट डेट्स। ओके जी, वन ऑफ द डेट हैज़ बिकम टाइम बार्ड, एक डेट इसमें से टाइम बार्ड भी है, विच मिस्टर करीम कैन नॉट लीगली रिकवर। ठीक है, ये आपका ना कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि टाइम बार्ड डेट को कानूनी तौर पे नहीं निकलवाया जा सकता। क्रेडिटर है, कानूनी तौर पे नहीं निकलवा सकता, सिर्फ एक ही केस है, वो केस यही वाला टाइम बार्ड, ये जो पेमेंट वाला है, कि भाई अगर डेटर ना बता सके कि किस पेमेंट के अगेंस्ट इसको आपने एडजस्ट करना है, फिर क्रेडिटर के हाथ में आ गया, वो टाइम बार डेट को भी कर सकता है। या दूसरी सूरत हाल क्या थी, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर डेटर को कोई खुदा का खौफ आ गया है और वो बंदा खुद आपसे प्रॉमिस करने आ गया कि हाँ भाई मैं आपको पैसे दूंगा वो वाले या उसका कुछ पार्ट, तो फिर हो सकता है रिटर्न फॉर्म में अगर वो साइन करके आपको दे दे। ठीक है, अदर देन दैट ये दो सिचुएशंस ही हैं बस, इसके अलावा कोई तरीका कार नहीं है कि आप उससे दुनिया में नहीं पैसे निकलवा सकते हैं। अदालत जाएंगे, अदालत नहीं सुनेगी, अदालत कहेगी भाई जान टाइम बार हो चुका है, अब हम इस पुराने केस से सुने। वैसे तो हमारी अदालत ने अभी भुट्टो साहब का 40 साल पुराना केस भी सुन लिया है, जो जिंदा हैं बंदे वो मर रहे हैं, वो हालात देखने सामने, उसके ऊपर आंखें बंद हैं। 40 साल पुराने केस उठा के आ रहे, उसको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। भाई जान उस वक्त, आज आप जो नहीं दे रहे लोगों को फेयर ट्रायल का हक, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या इवन 40 साल बाद कोई अगला चीफ जस्टिस आएगा, वो कहेगा जी जो आज से 40 साल पहले 2023-24 में हो रहा था वो सब फेयर नहीं था, वो हमें पता कौन करवा रहा था फला। भाई वो क्या कहते हैं, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो भाई अब चिड़िया जब चुग गई हैं खेत, तो अब क्या उसमें पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। खैर, तो लेकिन यहाँ पे कानून बना हुआ है कि भाई 3 साल बाद, नहीं 3 साल इतने ज़्यादा हो गए, हम पुराना केस उठाएं। यही है दुनिया। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, अच्छा या पर्टिकुलर डेट, मिस्टर करीम से करम वो हो गया, मिस्टर, अच्छा मिस्टर करम है, एक मिस्टर करीम है, वाओ। ऑन अ पर्टिकुलर डेट मिस्टर करम मेक्स अ पेमेंट बट डज नॉट गिव एनी इंस्ट्रक्शन, लो जी फंस गए फिर है, उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, इम्प्लाइडली भी नहीं दी, ओरल भी नहीं दी, रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस किसी तरह नहीं दी। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था ना एग्जाम्पल में, इम्प्लाइड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल देखी थी, 526 रुपये उसने देने थे और वो भेजता ही 526 है पूरे के पूरे, हालांकि और भी पैसे 3-4 इन्वॉइसेस थी, 3-4 पेमेंट्स करनी थी, लेकिन पूरे के पूरे 526 भेजा है। इसका मतलब लॉजिकल बात है, इम्प्लाइड है कि भाई वो 526 उसी के अगेंस्ट एडजस्ट, आप 1000 में से 526 तो नहीं ना वहाँ पे करेंगे, जब एक ऑलरेडी एक अमाउंट पड़ी जो है 526 की पे होने वाली। ठीक है, अच्छा अब उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो भाईजान रगड़े फिर उसको आपने कहना है कि आप किसी भी डेट को डिस्चार्ज कर सकते, कोई टाइम सीक्वेंस फॉलो करने की नीड नहीं है, किसी भी डेट को डिस्चार्ज करें इंक्लूडिंग टाइम बार डेट बट नॉट दी डिस्प्यूटेड डेट। तो भाई देखिए पहले वाला, मिस्टर हैज़ नो राइट, फारिग है,
इंस्ट्रक्शन कौन सी दी नहीं है। सी है जी हैज़ टू ऑब्टेन, कोर्ट की एडवाइस नहीं चाहिए यहाँ पे, कोर्ट जाएंगे तो लंबा काम हो जाएगा। लास्ट वाला, मिस्टर करीम हैज़ अ राइट टू अप्लाई दिस पेमेंट फॉर टाइम बार्ड डेट, ओके है, सही है। 7 नंबर, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है व्हेन क्या हो, व्हेन चेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट फ्री कंसेंट। नहीं नहीं नहीं, फ्री कंसेंट तो भाई ज़रूरी है, फ्री कंसेंट के बगैर चेंज कैसे कर सकते हैं। इवन चेंज जैसे उसने लिखा है म्यूचुअल होनी चाहिए, एक बंदा अगर ऑल्टर कर देगा वो ऑल्ट्रेशन मानी ही नहीं जाती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब दोनों पार्टीज अगर चाहेंगी तो वो करेंगी। अच्छा, दूसरा नंबर, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वन ऑफ द, नहीं नहीं ये भी गलत है। सी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल भाई ये पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिख लें नोवेशन, ये तो नोवेशन है। लास्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड बाय ओल्ड वन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह पर पुराने वाला आ गया। ये थोड़ी सी इंग्लिश की बारीकी है, तो मेरे ख्याल में इतनी की इंग्लिश तो आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो क्या इसका बन रहा है, वही सी बन रहा है ना, इधर पीछे आगे जरा पढ़ लें। उसने कहा जी अ कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंड व्हेन द पार्टीज आर म्यूचुअली अग्रीड इन अ सेम वे बोथ द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअली एग्रीमेंट कैन डिस्चार्ज दैट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमें पता है। सी में उसको क्या करें, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड, उसको सब्सटीट्यूट किया गया बाय द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और डी के अंदर उसने क्या लिख दिया है, ओल्ड सॉरी न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड बाय ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको अब ख़त्म करके पुराने वाले को दोबारा ले आया गया, नहीं नहीं भाई सी वाला सीन है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जगह पे नया आ गया तो अब नए वाला परफॉर्म करेंगे ना, पुराने वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 8, मिस्टर ए अग्री टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ आयरन ओर, आयरन खाम लोहा, आयरन ओर टू मिस्टर बी ऑन 1 जनवरी। ऑन द ड्यू डेट ऑफ सप्लाई ही टुक स्टिपुलेटेड क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर टू मिस्टर बीज रेजिडेंस लो। रात के 11 बजे 12 AM, AM कब होता है, रात के 11 बजे, तो सॉरी 12 बजे, मिडनाइट को भाई वो 100 टन लोहा लेके वो ट्रेलर लेकर पहुंच गया उसके घर के बाहर। अब बताएं भाई, दिस इज़ द केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दिस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज वैलिड है कि नहीं है भाई। रात के 12 बजे घर में उसने क्या करना है, तो इनवैलिड वाला ऑप्शन होगा। अब इनवैलिड के दो हैं, उसको पढ़ लेते हैं। बी वाला, इनवैलिड बिकॉज द प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट रीजनेबल, ये बात सही लग रही है। डी है डी, इनवैलिड बिकॉज द टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट रीजनेबल, नहीं भाई प्लेस भी तो रीजनेबल नहीं है, रेजिडेंस है, घर है उसका, तो बी ऑप्शन जवाब है। ओके जी, देखिए एमसीक्यू सारे के सारे सही हो सकते हैं आपके पेपर में, लेकिन बशर्ते कि आप तसल्ली के साथ उनको इज्जत दें, उनको ये ना समझें कि जी 1 नंबर का है, मैं फजूल सा है तो मैं जो मर्ज़ी दिल करूँ, पहली नज़र में प्रीमा फेशी जो मुझे नज़र आ रहा है मैं जवाब लगा दूँ, भाई फंस जाएंगे। आई कैप थोड़ा सा खेलता है हर चीज़ में, थोड़ा थोड़ा देखी जाए हर क्वेश्चन के अंदर। अब ये 7 वाला पढ़ा था उसने, वो इंग्लिश थोड़ी सी खेल दी, ठीक है। जो सादा लोग हैं वो पता लगे इसको भी गलत कर लें। 8 में भी अब देखें उसने एक जगह पे, अब कई बार एमसीक्यूज़ में ये होता है कि पहले जो ऑप्शन आ जाता है वो हाफ होता है, आगे जाके के ज़्यादा कंप्रीहेंसिव बात है, लेकिन आप पहले ही जहन बना के बैठ जाते हो, तो भाई नहीं, ओपन जहन रख के जाना है, ठीक है। अपना माइंड ज़रा ओपन करके, और इसको जैसे मैं आपको बताता होता हूँ कि एमसीक्यूज़ को पढ़ें, इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में, इवन आप उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी तो किसी की भी नहीं, पश्तो, सराइकी, व्हाटएवर, आप उसमें इसको कन्वर्ट करें, उसके मुताबिक तसल्ली के साथ जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे भाई ये जवाब है, फिर आपने करना है। टाइम वादू है यार, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 3 घंटे आर मोर देन सफिशेंट फॉर बिजनेस लॉ पेपर, टू दी पॉइंट क्योंकि लिखना होता है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ही ना पड़ी, समझ ना आई, एमसीक्यू समझ ना आया, गलत है। 15 के 15 नंबर आ सकते हैं आपके, आ सकते हैं, आप लोगों के होते हैं इतने कॉन्सेप्ट, जहाँ से मर्जी पढ़ें, इतना होता है स्टूडेंट का। लेकिन वो मसला पता क्या आता है कि भाई वो इसको पिक नहीं कर पाता, अपनी तरफ से वो हीरो बन के आ जाता है कि सही मैंने किया है, लेकिन वो सही किया नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा तसल्ली के साथ पढ़ना, ना सिर्फ इसको बल्कि आगे सब्जेक्टिव भी जो हैं आपके क्वेश्चन आते हैं दूसरे, उनको भी रिक्वायरमेंट का ही भाई गेम है, रिक्वायरमेंट ही नहीं कई बार समझ आती, कई बार रिक्वायरमेंट के अंदर 3 चीज़ें पूछी होती हैं, आप एक लिख के आ रही थी, तो तसल्ली के साथ उसको पढ़ें, अंडरलाइन करें भाई क्या क्या पूछा है, बिल्कुल इज्जत देनी है रिक्वायरमेंट को। अच्छा जी, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस बाय प्रोमिस इज, लेसर का मतलब कम परफॉर्मेंस, 1000 रुपया देना था प्रोमिसर ने, उसने 700 रुपया दे दिया, अब क्या किए थे, तो वो कहता है अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को बगैर चूँ चाँ किए,
अगर तो कोई चूंचा करनी है तो उसी वक्त करे, उसी वक्त उसे बताया कि भाईजान मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, या तुमने बाद में मज़ीद देने हैं वो कहे। लेकिन अगर वो चुप करके उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली है, 1000 kg चीज़ देनी थी 500 kg आई है और उसने एक्सेप्ट कर ली है, तो भाई वो कहता है ये वैलिड है। ओके, कोई मसला नहीं। कानून को क्या मसला है, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। जब प्रोमिसर राज़ी तो क्या करेगा काजी। वैसे कुछ भी कर रहा है इस वक्त काजी नहीं छोड़ रहा कोई भी बुरा काम। ओ, आवाज़ तो नहीं चलेगी। अच्छा, रिमिशन का मतलब रिमिट कर देना, माफ़ कर देना, छोड़ देना। ओके, गिव अप सम राइट्स इन फेवर ऑफ प्रोमिसर, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस देन ड्यू इन कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो भाई ये इसका प्योरली अगर देखा जाए तो मतलब तो ए बनता है, लेकिन इसका बी भी आंसर यहाँ पर हो सकता है बिजनेस लॉ के एंगल से। तो बी ही है। उसने कहा कि जी आप कम परफॉर्म जो लेसर परफॉर्मेंस हो रही है वही एक्सेप्ट कर लें, तो ये रिमिशन में आ जाएगा। ओके, चलें बाकी 4-5 रहते हैं, आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें कोई भी मसला हो तो प्लीज़ पूछना है। बेसिकली आपने अप्रोच समझनी होती है चीज़ की, किस तरह लेकर इसको चलना है। तो आपने कोई भी मसला हो तो क्वेश्चन करना है उसके ऊपर, ये लाजमी आपने करना है, ठीक है। अच्छा, आपको इसका वो प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें से भी कीजिएगा क्वेश्चन। अब आए भाई ज़रा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। ये पार्ट पे आ रहे ना जो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से पहले है, उसमें है जी मासूम एंड मुबारक साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उधर पैक कॉलेज में होते थे। मैं लाइफ में एक बार ही गया हूँ पैक एज अ स्टूडेंट, मतलब मैंने एडमिशन नहीं लिया वहाँ पे। तो मुबारक साहब उधर फ्रंट डेस्क पे होते थे, अपना एडमिशन्स वगैरह करते थे। तो बड़ा पर्सनैलिटी, बड़े माशाल्लाह अच्छे थे, बड़े बात करने का तरीका बड़ा अच्छा था, सेल्समैन बड़े ज़बरदस्त थे। आपको बैठे बैठे उन्होंने इनविजिबल चाबी पकड़ा देते थे ऑडी की, बाहर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है तो ज़रा ले जाएं। मतलब जब आप उनसे पूछने जाओ कि जी सर एडमिशन लेना सीए में क्या है, तो क्या ज़बरदस्त मार्केटिंग करते थे, बहुत अच्छी मार्केटिंग थी। खैर चलें जी, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी मासूम एंड मुबारक। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय मासूम एंड मुबारक, ओके, मासूम हैज़ ऑफर्ड टू डिलीवर 300 रोलेक्स वॉचेस टू मुबारक ऑन 1 मार्च 2015। रोलेक्स वॉचेस देनी है मासूम ने मुबारक को 300। देखिए पेपर में भी आप इसी तरह ही पढ़ा करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि जी हम इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में सोचें। नहीं भाई, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ही नहीं है, क्यों अपने आप को मुश्किल में डालना है। वेख के नहीं पढ़ा जा रहा है तो इंग्लिश ही सोचने लग जाना है। तसल्ली से करें, उसको उर्दू में साथ साथ पढ़ें, उसको नोट करते जाएँ कि भाई ये बात हो रही है। इज़्ज़त फुल टाइम देनी है भाई क्वेश्चन को, वरना कोई चीज़ मिस हो जाती है हमेशा। अच्छा, अब उसमें करिए मासूम ने मुबारक को 1 मार्च 15 को 300 रोलेक्स वॉचेस डिलीवर करने का प्रॉमिस किया। ओके, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एडवाइज मासूम, एडवाइज करनी है आपने। यहाँ पे ये नहीं बताने लगे ना कि भाई वॉइडेबल है या वैलिड है, या उस मतलब उस अप्रोच से नहीं जाना, उस अप्रोच से नहीं जाना। आपने सिंपल उसको एडवाइस करनी है। किस चीज़ पे एडवाइस करनी है? अबाउट द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सिंपल देखो क्वेश्चन भाई सिंपल सा आ गया, वही जो आपके इसेंशियल्स हैं वैलिड परफॉर्मेंस के, वो वैलिड टेंडर के, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के, अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस के, उसके सिंपल इसेंशियल्स उसने पूछे हैं। एडवाइस करना है आपने। ये मैंने आपसे एक टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे बेसिकली बात ये हो रही थी कि आपने उसको मशवरा देना है। इसको आप वहाँ पर ये बताने बैठ जाते हैं जी कि ये इनवैलिड है, ये फ़लाँ हो जाए। वो पूछा ही नहीं है यार उसने सिंपल पूछा है कि यार अगर इसको मैंने वैलिड करना हो तो मेरी क्या कंडीशंस या क्या चीज़ें मैं पूरी कर लूँ। तो भाई सिंपल बताएं कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। अनकंडीशनल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर प्रॉपर टाइम पे करें, प्रॉपर प्लेस पे करें, ठीक है, ये आपने उसको बता देना है। फिर आपने वही बताना है कि जी जो कौन है मासूम ने डिलीवर करना है, मुबारक ने लेना है। तो भाई आप जो मुबारक साहब हैं उनके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो टू असर्टन दैट मासूम इज़ एबल एंड विलिंग
देयर विलिंगली देयर एंड देन टू डिलीवर 300 रोलेक्स वॉचेस के भाई मासूम साहब ही आए हैं या उनका कोई बंदा आया और वो विलिंगली वहाँ पे 300 की 300 पूरी क्वांटिटी दे रहा है और उनके पास राइट टू इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। तो ये सिंपल आपने भाई लिख देना, ठीक है, कितना ईजी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, महबूब अ प्रोमिजर एंड सोलत अ प्रोमिजी, महबूब साहब प्रोमिजर है, इन्होंने काम करना है। एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हाउएवर व्हेन महबूब मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जब उसने की है ट्राई, सोलत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम, ओके जी, उसने नहीं एक्सेप्ट की। ब्रीफली स्टेट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ महबूब अगेंस्ट सच रिफ्यूजल, भाई अब इस रिफ्यूज़ल में क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछा है। मसला क्या है, अगर आप तेज़ी से पढ़ के आपने लिखते हैं राइट्स कि जी महबूब के साथ ज्यादती होगी या महबूब साहब को अब अपना महबूब बना के बैठ जाना है आपने, भाई राइट्स भी पूछ रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूछ रहा है, ठीक है। किधर है, ऑल्सो स्टेट द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड, और दूसरा वाला उसने सिंपल थ्योरी पूछ ली है, सिंपल वही सिचुएशंस, ठीक है, 5 लिख देनी है आपने। पहले आपने लिखनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने यहाँ पे कहा कि प्रॉमिस एंटेड हाउएवर मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब बात पहले तो यहाँ पे ये है कि भाई क्या ये कोई मनी की पेमेंट की परफॉर्मेंस थी या डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये हमें नहीं पता, तो हम दोनों सिनेरियोज लिखेंगे। हमने यहाँ पे भाई ये लिखना है कि अगर तो उसने वैलिड ऑफर की थी तो भाई इस केस में अब महबूब साहब, अगर वैलिड ऑफर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स था, ये वाला प्रॉमिस था, अब महबूब साहब ने दोबारा परफॉर्म नहीं करना, ही वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस फर्दर, सही है, फर्दर ही कैन ऑल्सो क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम सोलत, ठीक है। लेकिन अगर ये मनी वाली पेमेंट होती तो फिर भाई उसकी जो है वो स्टिल लायबल है, परफॉर्म करना है उसने, हाँ, लेकिन जो डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है वो उसने पे नहीं करना, ठीक है जी। तो भाई ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड परफॉर्मेंस जो है उसमें आपने सिंपल वही लिख देनी, ओके। चलो, टाइम बार डेट की तो भाई कल हमने एक कर लिया था, बाकी मैंने आपको दूसरा बोला था करने का, ये अभी तक मैंने वैसे देखा नहीं है कि सबने किया है कि नहीं, प्लीज़ इसको कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ये इसको आप करें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आए भाई, ये जो है मतलब लास्ट पे जो बचते हैं उसे कहें व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है भाई, और आगे क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविंस, भाई वो कहता है कि कौन सा तरीक़ेकार जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। तो पहले तो बताएं डिस्चार्ज से मुराद क्या है, तो आपने सिंपल कहना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज एंड और टर्मिनेट ड्यू टू एनी रीजन, मे बी ड्यू टू परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस, तो भाई इसको डिस्चार्ज कहा जाता है। तो एक तो आपने कहना है जी, अगर इसके अब तरीके क्या है, एक्चुअल परफॉर्म कर ले बंदा या वैलिड परफॉर्म कर ले, तो उसने अपनी तरफ से अपना वो वैलिड टेंडर कर दिया, तो वो परफॉर्मेंस उसकी तरफ से तो हो गई है। फिर क्या तरीका था जी, अगर आपका नोवेशन हो जाए, ऑल्ट्रेशन हो जाए, रिसीजन हो जाए, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की नीड नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि अगर प्रोमिजी ने फैसिलिटेट करना था बट ही और शी रिफ्यूजेस टू फैसिलिटेट और निगलेक्ट्स टू फैसिलिटेट द प्रोमिजर, तो उस केस में भी प्रोमिजर को करने की नीड नहीं है। फिर अगर प्रोमिजी खुद कुछ उसका काम उसको आप कहें रिमिट कर दे या उसको डिस्पेंस कर दे, छोड़ दे, होली और पार्टली पेमेंट या परफॉर्मेंस प्रोमिजर की, तो वो जो उसने रिमिट कर दी है या उसने जो डिस्पेंस कर दी है, अब उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने सारे सिनेरियोज लिखते हैं। क्वेश्चन 6, तालिब वॉज इंडेटेड टू बशीर फॉर 10,000, उसने उसका कर्जा देना 10,000 का। ऑन तालिब्स रिक्वेस्ट बशीर एग्री टू एक्सेप्ट जहांगीर एज हिज डेटर। देखो, तालिब ने
पैसे देने थे बशीर के, तालिब की रिक्वेस्ट पे बशीर ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी जहांगीर साहब बशीर को दे देंगे पैसे। इसका मतलब क्या हो गई है, नोवेशन हो गई है। ठीक है, तालिब ने बशीर को देने थे लेकिन बीच में जहांगीर को भी इंक्लूड किया गया। लेट्स से जी जहांगीर ने तालिब के देने थे, तालिब ने बशीर को कहा यार तुमने मेरे से नहीं लेने, तुमने लेने हैं जहांगीर से, और सारी पार्टीज एग्री हो गई। बाद में जहांगीर साहब क्या हो गए, जहांगीर फेल्ड टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट, वो भाई ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर सका। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर बशीर कैन नाउ डिमांड पेमेंट फ्रॉम द तालिब, फ्रॉम तालिब। तो भाईजान आपने यस नो नहीं लिखना, खुदा दा वास्ता है, लीगल प्रोविजन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म्ड इन केस ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, या if an old contract has been substituted by a new contract, the original old contract needs not to be performed। ये आपने पहले प्रोविजन लिख दी, यही कानून कहता है ना। अब आपने लिखना है बिकॉज इन दिस केस तालिब्स डेट टू बशीर हैज बीन सब्सटीट्यूटेड बाय जहांगीर्स डेट टू बशीर। अब क्योंकि जहांगीर ने पैसा भाई उसको देना है, ठीक है, हैंस बशीर कैन नॉट डिमांड द पेमेंट फ्रॉम तालिब, भाई क्योंकि वो उससे अब नहीं कर सकता। ओके, लेकिन कॉन्सेंट अगर सब की हो इसमें फिर ये होगा, क्योंकि इसमें हमने देखा ना तालिब ने तो एग्री कर लिया लेकिन पता नहीं जहांगीर ने किया या नहीं, तो इसलिए हम लिख देंगे कि भाई जहांगीर भी अगर इसको मानेगा ना इसको फिर है, अदरवाइज अगर एक भी पार्टी नहीं मान रही तो फिर तो भाई ओरिजिनल वाला कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही रहेगा। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, लालची ट्रेडर्स वाला। लालची ट्रेडर्स एग्री टू सप्लाई कॉटन यार्न टू फर्जी टेक्सटाइल लिमिटेड एट अ फिक्स प्राइस फॉर 1 ईयर। उन्होंने कहा कि भाई पूरा साल ना हम आपको फॉर एग्जांपल 500 पर मीटर के हिसाब से धागा देंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 500 रुपये पर मीटर फिक्स कर सकते हो ना प्राइस के, भाई पूरा साल इस तरह चलेगी। अक्सर सप्लायर्स के साथ आपकी इस तरह होती है जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही हो चीज़ों में, आप कहते हो कि यार अब हम क्या बार बार रेट अपने चेंज करते रहेंगे कस्टमर्स के लिए भी, तो सप्लायर साहब आप भी अपने मटेरियल का कोई एक रेट देख लो, वो हमें आप चार्ज कर दो जो अगले पूरा साल चलेगा। उन्होंने कर लिया भाई, इसको स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, स्टैंडिंग ऑफर भी कहा जाता है। स्टैंडिंग ऑफर शायद हमने डिस्कस की है। स्टैंडिंग ऑफर ये होती है कि जो ऑफ़र आप एक बार कर दो, ठीक है, और उसका एक टाइम भी लगा दो कि भाई उस टाइम के लिए ऑफ़र ऐसी ही रहेगी, यही रेट वगैरह रहेगा, इसी क्वांटिटी की, इसी क्वालिटी की, ठीक है। तो स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया हुआ, अगले ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा जी, 3 months आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ यार्न इंक्रीज शार्पली। लो भी अब प्राइसेस बड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, 1 साल पूरा फिक्स रहनी है। अब वो ज़ाहिर रोएगा, लालची है ना, तो उसका लालची साहब अब रोएंगे। मेकिंग इट कमर्शियली अनवायबल फॉर लालची ट्रेडर्स। लालची ट्रेडर ने कहा यार जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना मैंने आपको ना 500 रुपये पर मीटर, यार अब 500 का तो मुझे खुद पड़ रहा है, ठीक है, मैं आपको कैसे दे दूँ। तो उसने कहा भाई इस रेट के ऊपर तो कंटिन्यू नहीं हो सकता। देयरफॉर दे टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ डिफिकल्टी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इस बेस पे कर दिया। अंडर द प्रोविजंस, हमने सिर्फ वो ही बताना जो हमें रिक्वायरमेंट में पूछा गया है, बड़े गौर से पढ़नी है। ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डिस्चार्ज अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। बताएं जी क्या डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड, व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ लालची ट्रेडर्स वर इंपोर्टिंग यार्न एंड गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन इट्स इंपोर्ट। हाँ देखो पहली सिचुएशन उसने कहा कि भाई ये जो ऊपर बताई गई है ना, ऊपर क्या सिचुएशन बताई गई है, लालची ट्रेडर्स ने फर्जी टेक्सटाइल को कहा कि मैं आपको 500 रुपये पर मीटर में एक फिक्स रेट के ऊपर पूरा साल धागा प्रोवाइड करूंगा। बाद में धागा महंगा हो गया तो लालची थे वो भाईजान, लालची साहब ने जाकर कहा कि यार इस रेट पे तो मुझे तो खुद नहीं पड़ रहा इतने का पीछे से, ठीक है, तो मैं तो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो या तो पैसे बढ़ाओ या फारिग करो कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा नहीं बढ़ाते भाई पैसे, तो फारिग हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो बताएं भाई क्या हो सकता है। तो आपने लिखना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एट 1872, ये आपकी आदत हो जानी चाहिए, आपने स्टार्ट ही लीगल प्रोविजन से करना है, ये ना कर देना एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज, ये नहीं, पहले लीगल प्रोविजन, कानूनी नुक्ता क्या है इसका, कानूनी नुक्ता भाई आपने लिखना है। कानूनी नुक्ता क्या है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी वॉइड, मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बट सब आगे बीच में, बट इन द सेड केस अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग commercially unviable is not a supervening impossibility। ये तो स्पेसिफिकली उसने कहा था
भाईजान अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग लेस बेनिफिशियल और कमर्शियली अनवायबल इज नॉट अ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, हैंस द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड इन दिस वे। ठीक है, वो नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि अगर वो धागा इंपोर्ट करता है लालची, यार आजा भाई छीन कहानी है तो, अगर लालची साहब यार्न इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके सेल करते हैं आगे, अब मसला है कि इंपोर्ट के ऊपर बैन लग चुका है, इलीगल हो गया है अब इसको करना, तो भाईजान ये तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फिर आप लिखोगे प्रोविजन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 1872 इन केस ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वो सिंपल, पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था जब बनाया गया था, लेकिन अब ड्यू टू सिचुएशन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया ना अब इंपोर्ट के ऊपर, अब आप इंपोर्ट करोगे तो कैसे चलाएंगे। हाँ, अगर तो ये होता है कि आपने धागा सिर्फ प्रोवाइड करना है, वो धागा जहाँ से मर्जी हो तो फिर तो कोई मसला नहीं था, वो इधर से लेकर देता अगर इंपोर्ट बैन हो गई है। लेकिन अगर वो देता ही इंपोर्टेड यार्न है तो फिर वही मसला आ जाना था। ठीक है जी, तो उस केस में वो लालची ट्रेडर साहब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाने हैं। ठीक है, चलें जी, अब ये वाला ना, ये अगला भी वही है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सेम रेट के ऊपर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 जो इमरान ट्रेडर्स वाला ना, ये आप लोगों ने लिख कर करना है, लिख कर। ठीक है, पहले लीगल प्रोविजन, डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन, लीगल प्रोविजन, डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन, ये आपने करना। लीगल प्रोविजन सबसे पहले लाजमी है, हर सूरत लाजमी है, और लीगल प्रोविजन क्या है, ये जो सारी पढ़ रहे हैं यही लीगल प्रोविजन है। ठीक है, ये देखो ये सारी लीगल प्रोविजन है, ये एडवांटेज रिसीव अंडर वॉइड एग्रीमेंट, ये जो पढ़ लें, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, ये सारी क्या लीगल प्रोविजन है। कुछ भी पढ़े जो बुक के अंदर लिखा हुआ सारी लीगल प्रोविजन है, पहले आपने लीगल प्रोविजन लिखनी है, फिर यस नो जाग करना है। ठीक है, तो भाई ये सिचुएशन है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।